इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कह देते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट. चार्ज बीइंग अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर हम सिंपल लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, डिक्टेट में करा दूंगा, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो. जैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ व्हेन वी से चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी जो स्पीड होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. स्पीड ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे कब होगा? टेम्परेचर कितना हो तो v0 हो सकता है. कितने टेम्परेचर पे स्पीड जीरो हो जाएगी, मतलब रेस्ट पे आ जाएगा चार्ज एक्चुअल में? 0 0 केल्विन. टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो ये चार्ज रेस्ट पे आएगा. टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा तो ये चार्ज रेस्ट पे नहीं आएगा. 0 केल्विन टेम्परेचर जो है ये नॉन अचीवेबल होता है. 0 केल्विन टेम्परेचर आज तक एक ही बार ये अचीव हुआ है, दैट आल्सो फॉर 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, कि 10⁻⁻⁹ सेकंड्स के लिए. हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट. चार्ज रेस्ट पे होगा 0 केल्विन पे. 0 केल्विन कभी होता नहीं, इसका मतलब चार्ज कभी रेस्ट पे हो ही नहीं सकता. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रेस्ट. चार्ज रुका हुआ कभी नहीं होता, इट्स ऑलवेज इन मोशन. चाहे वो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल्स में तो वो रेंडमली मूव कर रहे हैं. तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता. व्हेन वी से एट रेस्ट, इसका मतलब है कि वो डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है पर उसके डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो उसी रीजन में घूमता जा रहा है. मतलब मेरे पास अगर एक रीजन है, मैंने किसी बॉडी का छोटा सा रीजन कंसिडर किया, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर गया, किसी इलेक्ट्रॉन या लेटिस से कोलाइड किया, इधर आ गया, फिर इधर चला गया, तो वो अपनी जगह पे ही घूमता जा रहा है. उसने डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ट्रैवल किया, पर क्योंकि उसकी मोशन रैंडम थी तो उसकी वेलोसिटी जीरो है. तो हम ले सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट का मतलब स्पीड जीरो नहीं है. चार्ज एट रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो है, कि उस चार्जेस के पास कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है. प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, वो अपनी जगह पे रैंडमली मूव करते जा रहे हैं. तो मूव तो कर रहे हैं पर डिस्प्लेस नहीं कर रहे. बिकॉज डिस्प्लेस चार्ज पार्टिकल कब करता है? क्या पढ़ा था 9th में? चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस कब करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. जब पोटेंशियल डिफरेंस हो. तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ना, दैट विल कम अंडर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. अभी हम कह रहे हैं चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन अगर हम नॉर्मल बात करें तो इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकंड. बहुत हाई स्पीड से मूव करता है रूम टेम्परेचर पे भी. आपने केमिस्ट्री में शायद न्यूक्लियस के आसपास भी स्पीड निकाली होगी इलेक्ट्रॉन की, 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, द स्पीड विद विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. सो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टैटिक्स, वेयर देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. चार्ज मूव तो कर रहा है, डिस्प्लेस नहीं कर रहा अपनी जगह से दूसरी जगह. स्टैटिक चार्जेस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे. और फिर उनके इफेक्ट क्या होंगे. कि स्टैटिक चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिकॉज हम तीन चीजें लेते हैं. अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा. अगर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे. और अगर चार्ज पार्टिकल को हम लेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्या होगा? रेस्ट पे है. अगर मैं बात करूं चार्ज पार्टिकल की, अगर वो रेस्ट पे है तो इससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. एक्सेलरेटेड चार्ज हो तो
एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 11th क्लास में पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ा था पहले तो ये बताओ। मैक्सवेल ने बताया था चैप्टर 2 मैक्सवेल ने क्या बताया और कहाँ पढ़ा दिया आपने? सर कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाता मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड की लिमिटेशन, यस रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। मैक्सवेल ने कहा था एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इट प्रोड्यूस रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो मैक्सवेल की थ्योरी थी कि कभी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। हेनरी हर्ट्ज ने सबसे पहले इसी मेथड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस की थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, बिकॉज फिर उसका यूज हुआ टेलीकम्युनिकेशन में, ग्राम बेल ने उसका यूज किया, ईएम वेव्स जो प्रोड्यूस हुई। सो बेसिकली तीन चीजें हैं, अगर रेस्ट पे है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या ईएम वेव्स भी कह सकते हो उसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने अभी सिर्फ इस पे फोकस करना, रेस्ट वाले केस पे। ये सेकेंड चैप्टर में आएगा, थर्ड में भी आएगा, ये फोर्थ में आएगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस एट रेस्ट। अगर हम चार्जेस इन मोशन को स्टडी करना शुरू कर देंगे कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और चार्जेस मूव किए, तो दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पहले हम पढ़ेंगे करंट, दैट इज सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट सेकेंड में एक छोटा सा पार्ट और आएगा, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करंट, कि अगर करंट फ्लो कर रही है तो हीट कितनी जनरेट होगी। एंड देन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स, कि करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट वायर में करेगी, सर्कल में फ्लो करेगी, तो उसके केसेस पढ़ेंगे। एंड लास्ट यूनिट जो आएगा उसमें हम कंबाइन कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो क्या होगा टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करे तो क्या होगा, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। एंड देन ईएम वेव्स लास्ट इस पार्ट का आएगा। सो इट विल टेक अराउंड 3 मंथ्स पूरा करने में हमें। सो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा कि डिक्टेट, नोट्स आपको दे रहा हूं, प्रेफरेबली 12th क्लास में रजिस्टर को फॉलो करना। नोट्स तभी पढ़ना जरूरत तभी है जब आपका क्लास में कुछ मिस हो गया, अदरवाइज प्रेफर कि आप क्लास का रजिस्टर पढ़ो। थ्योरी एडिशनल पढ़नी है तो जो आपको 11th में बुक्स बताई थी, रेस्लिंग हॉलिडे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, कोई एक फॉलो कर सकते हो। So you can read electrostatics, the branch of physics, the branch of physics dealing with, the branch of physics dealing with electric charges at rest, the branch of physics dealing with electric charges at rest is called electrostatics. Absolute rest of charge. Absolute rest of charge is not possible. Absolute rest of charge is not possible. But we assume the charged particle. But we assume the charged particle to be at rest. But we assume the charged particle to be at rest. When it has speed, but its average velocity. When it has speed, but its average velocity is 0. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में you can write that is distance is traveled by the charged particle. There is distance is traveled by the charged particle, but its displacement is 0. But its displacement is 0.
Next is electrodynamics. Electrodynamics. The branch of physics. The branch of physics which deals with study of electric charges in motion. The branch of physics which deals with study of electric charges in motion is called branch of physics which deals with study of electric charges in motion is called electrodynamics. There is in electrodynamics we study the flow of current. In electrodynamics we study the flow of current and the resulting thermal and magnetic effects. And the resulting thermal and magnetic effects. And the resulting thermal and magnetic effects. अब हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज. तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं कि चार्ज होता क्या है, से इफ यू हैव टू डिफाइन चार्ज, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए डिफाइन चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज से क्या होता है वो पढ़ लिया हमने, मैंने बता दिया कि रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा. पर चार्ज है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नहीं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो करंट हो जाएगा. सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो करंट होता है ना. रेट इज dq by dt. जैसे आपने जब 11th में पढ़ा तो आपने 1 kg की डेफिनेशन पढ़ी कि 1 kg क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, वो डेफिनेशंस दी हुई थी एनसीईआरटी में. तो मास की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, बिकॉज फिजिक्स में हमने पढ़ा था 11th के शुरू में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड. सो चार्ज को हम लेते हैं इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. ऑल्दो एसआई में आपने पढ़ा था करंट फंडामेंटल है, पर करंट डिफाइन हो जाती है कि करंट क्या है. Charge is a property which cannot be defined. So we say it's a fundamental property. Other quantities in electricity are defined in terms of charge. Charge itself cannot be defined. The terminology जो शुरू की, that was Benjamin Franklin who started this. Benjamin Franklin ने ये concept introduce किया, positive charges, negative charges. Normal हम इसको maths के way में नहीं study करेंगे. मैथ्स में आप पढ़ते हो कि पॉजिटिव मतलब 0 से ज्यादा, नेगेटिव मतलब 0 से कम. यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का मतलब क्या है? When we say proton has positive charge, electron has negative charge, so what does it mean? Convention. Invention means? The convention. Convention. आपका नाम अनमोल? अनमोल ही है ना नाम? अनमोल ने आंसर दिया था. Yes sir. आपका नाम अनमोल क्यों है? सब पेरेंट्स ने रखा था ऐसी. किसी ने भी रखा होगा, किसी ने तो रखा होगा ना घर में, पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, जिसका भी जो भी नाम है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज जस्ट द नेम जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे. वो अगर उस टाइम पे बेंजामिन और फ्रैंकलिन रख देता, इसकी जगह हम आज तक यही पढ़ रहे होते कि इलेक्ट्रॉन पे बेंजामिन चार्ज है, प्रोटॉन पे फ्रैंकलिन चार्ज है. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज डजंट मीन कि इसके पास कुछ ज्यादा है 0 से, उसके पास 0 से कुछ कम है. दीज आर द नेम्स गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन. उसने एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया. ही रब्ड ग्लास रॉड विद सिल्क. उसने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया और उसने देखा कि ग्लास रॉड और सिल्क दोनों ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की. तो उसने उस प्रॉपर्टी को नाम दिया चार्ज. कि अगर वो ग्लास रॉड और सिल्क को रब करता है या फर को और प्लास्टिक रॉड को रब करता है तो उनपे एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको उसने नाम दे दिया कि वो चार्ज है.
उसने कहा ग्लास और सिल्क ने अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी एक्वायर की है। वो जब ऐसे दो सिल्क के पीसेस को पास लाता था वो रिपेल करते थे, ग्लास और सिल्क को पास लाता था तो वो अट्रैक्ट करते थे। दो ग्लास के पीसेस को पास लाता था, ग्लास रॉड्स को सिल्क के साथ रब करके, तो ग्लास रॉड्स भी रिपेल करती थी। तो उसने कहा ग्लास रॉड एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जब वो सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब दूसरी ग्लास रॉड पे भी वही प्रॉपर्टी है, तो उनको पास लाता है तो वो रिपेल करते हैं। तो उसने कह दिया लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, कि प्रॉपर्टी को कहा उसने पॉजिटिव चार्ज, ग्लास पे जो प्रॉपर्टी आई, सिल्क पे जो प्रॉपर्टी आई, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी के कारण एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव कह रहा है, और एक कंक्लूजन निकाल दे कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट वाज द प्रॉपर्टी गिवन। तो वो नाम थे, वो टॉप बॉटम भी रख सकता था या कोई भी दो नाम दे सकता था। तो इसी के अकॉर्डिंगली सारी कन्वेंशन चलती है। अगर वो उल्टा कर देता कि ग्लास पे चार्ज को नेगेटिव कहता और प्रोटॉन सिल्क पे पॉजिटिव कहता, तो हम सारे चार्जेस उल्टे ही पड़ रहे होते। अब ये हुआ क्यों? अगर उसने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो व्हाई द बॉडीज गेट्स चार्ज्ड? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? और ग्लास रॉड, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन को ये सारे कंसेप्ट नहीं पता थे, बिकॉज उस टाइम पे अभी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, जिस टाइम की बात कर रहे हैं हम। आपको पता है, आप थोड़ी आगे की फिजिक्स पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री पढ़ चुके हो। नॉर्मल हम लेते हैं कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं, डिफरेंट बॉडीज, तो दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन है। अगर मैं रब करता हूं, मैं अपने हाथों को अगर रब करता हूं तो ये आइडेंटिकल है, ये चार्ज नहीं होते। पर अगर दो डिफरेंट बॉडीज को रब करते हैं तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग सम वर्क टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन, एंड दैट वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. That energy will be used to transfer the electrons from one body to another. अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, कौन सी लूज करेगी, किस पे डिपेंड करेगा? जैसे ग्लास को हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को अगर हम रहने दें, हम अपने हिसाब से सोचें, तो बेसिकली जब आपने ग्लास और सिल्क को रब किया, इनिशियली ग्लास, अगर मैं कहता हूं ग्लास से, मान लो ग्लास रॉड है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि इसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है नहीं, या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं? इक्वल है। इक्वल है। तो मैंने जब इसको रब किया, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले गए। पहले इसके जितने पॉजिटिव चार्जेस थे उतने ही नेगेटिव थे, अब इसने थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज सिल्क को दे दिया, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए और नेगेटिव कम रह गए, तो ये नेट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी। सिमिलरली सिल्क के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे, तो उसने जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो उसके पास नेगेटिव चार्जेस अब ज्यादा हो गए। और ये कौन सी गेन करेगी, कौन सी लूज करेगी, किस पे डिपेंड करना चाहिए? जितनी अभी तक आपको साइंस आती है उसके हिसाब से बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, वर्क फंक्शन, बहुत सारी चीजें आपने इस तरह की पढ़ी हैं, सबका कॉम्बिनेशन होता है। इस इफेक्ट को जो टच करने से या फ्रिक्शन से चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, दैट इज रेफर्ड एज ट्राइबोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस सीरीज को कह देते हैं ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज। एक बनती है कि अगर हम दो बॉडीज को रब करें, कौन सी गेन करेगी, कौन सी लूज करेगी, वो ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज से पता चलता है हमें। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है वो गेन करने के चांस ज्यादा है या लूज करने के? एफिनिटी ज्यादा है, गेन। तो इसमें सिल्क गेन कर रही है, तो सिल्क की एफिनिटी ज्यादा होगी अगर ग्लास से, तो सिल्क गेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये कंसेप्ट होता है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। रबिंग के कारण हमेशा, मतलब अगर आप चार्जेस को देखोगे तो आपको बहुत सारे एप्लेट्स, जावा एप्लेट्स मिल सकते हैं। लाइक अगर हम देखें कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को शो करने की कोशिश करें, से एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट,
एक हमारे पास बैलून है, चार्जेस को ध्यान से देख लो कैसे मार्क्ड है। रेड से मार्क्ड है पॉजिटिव और ब्लू से मार्क है नेगेटिव चार्ज। इनिशियली ये सारी बॉडीज न्यूट्रल है। यहाँ पे शो हो रहा है ऑल चार्जेस। अगर मैं नो चार्जेस शो कर दूं तो ये सारी बॉडीज न्यूट्रल है। अभी ये दीवार है, ये न्यूट्रल है, बैलून भी न्यूट्रल है और ये जो स्वेटर है ये भी न्यूट्रल है। मैं अगर इसको रब करता हूं इस पे लाके, तो आप चार्ज डिफरेंसेस अगर शो करोगे तो अगर आप इसको रब करोगे बैलून पे नेट चार्ज नेगेटिव आना शुरू हो गया। चार्ज डिफरेंस भी शो कर सकते हो कि मैं रब कर रहा हूं तो स्वेटर पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और बैलून नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो इन पे ऑपोजिट चार्ज आ गया। मैं इसको अगर इधर, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्वेटर टू स्वेटर टू बैलून। तो जिधर स्वेटर पे आप रब करते जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, बैलून पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अगर मैंने इनमें डिस्टेंस बढ़ाया, अगर मैं छोड़ूंगा तो दे विल अट्रैक्ट और रिपेल। अट्रैक्ट। तो अगर मैं छोड़ता हूं तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। एंड यू सी द डिस्टेंस, अब जितनी दूर से छोड़ोगे दूर से धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, पास आते आते इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। बिकॉज जैसे जैसे पास आ रहा है दैट अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेस। पर अगर ये मैं बैलून को वॉल पे पास ले जाता हूँ, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट बचपन में किया होगा, बैलून को सिर से रब किया है, स्वेटर से रब किया तो दीवार से चिपकाया। अगर मैं इसको दीवार के पास लेके जाता हूँ तो चिपक क्यों गया? दीवार तो न्यूट्रल थी, व्हाइट स्टिक्स। ये तो हमें समझ आ रहा है कि मैं इधर लेके छोड़ता हूं तो अट्रैक्ट हो जाता है, बिकॉज ये पॉजिटिव स्वेटर है, नेगेटिव बैलून है, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है ये क्यों चिपका इधर? तो पॉजिटिव इंड्यूस हो रहा है। बिकॉज मैंने अभी चार्जेस कौन से मार्क किए हैं? नीचे देखो, चार्ज डिफरेंस मार्क किया है। इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेट चार्ज। बट अगर मैं सारे चार्जेस मार्क करूं, दीवार पे इस तरफ नेट चार्ज पॉजिटिव है, बिकॉज इस पे जो नेगेटिव चार्ज था इसने दीवार के इलेक्ट्रॉन्स को दूर रिपेल कर दिया। बिकॉज दीवार न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो दीवार के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिपेल हो गए। अब मेरे को ये बताओ, इन नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन ज्यादा होगी या इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? अट्रैक्शन। क्यों? डिस्टेंस कम है। क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो ये ऑल्दो वॉल जो है वो न्यूट्रल है, वॉल जो है न्यूट्रल है, वो अट्रैक्ट हो रही है। इस पे एक कंसेप्चुअल आता है आपको, रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो बॉडीज में रिपल्शन है तो इसका मतलब दोनों चार्ज हैं, बिकॉज अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन अ चार्ज्ड बॉडी एंड अ न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो। रिपल्शन सिर्फ तभी होगी जब दोनों बॉडीज चार्ज हैं। अट्रैक्शन एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकती है। सो आप इसको किसी वे में भी शो कर सकते थे कि आपने रब किया तो क्या हुआ। अगर मतलब ये मैंने अभी चार्ज डिफरेंस शो किया हुआ है, अगर हम सारे चार्जेस शो करेंगे तो फिर वहां पे इंडक्शन शो हो जाती है कि इंडक्शन के कारण क्या हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट दैट ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, रब करते हैं। बट आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखना है कि अट्रैक्शन कैन बी बिटवीन न्यूट्रल बॉडी एंड अ चार्ज्ड बॉडी ऑल्सो। So next you write charge and its properties. Charge and its properties. Charge and its properties. बहुत सारी इंडियन बुक्स में चार्ज की डेफिनेशन दी हुई है, चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते, टोटली गलत है वो। चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। So you can write charge is one of the fundamental properties of matter. Charge is one of the fundamental properties of matter, and it cannot be defined. And it cannot be defined. But other physical properties, in electricity and magnetism, but other physical properties in electricity and magnetism
can be defined in terms of charge. Can be defined in terms of charge. Can be defined in terms of charge. The concept of charge was introduced by Benjamin Franklin. Concept of charge was introduced by Benjamin Franklin. He performed an experiment of rubbing glass rod with silk and found that both glass rod and silk acquires some property. Both glass rod and silk acquires some property which he called charge. The property on glass rod was named because it is just a named. The property of glass rod was named positive charge. And the property on silk, the property on silk was named negative charge. And the property on silk was named negative charge. He found that two identically charged glass rods repel each other. He found that two identically charged glass rods repel each other. Whereas glass rod and silk attract each other. Whereas glass rod and silk attract each other. Thus it was concluded that like charges repel each other. That it was concluded that like charges repel each other and unlike charges attract each other. Unlike charges attract each other. हम इसको कई बार ऐसे शो कर देते हैं कि अगर हम चार्जेस को लें अगर पॉजिटिव हैं तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्स negative हैं तो देयर विल बी रिपल्सिव फोर्स so like charges attract each other unlike charges attract each other and like charges repel each other तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई ये आपसे कोई पूछने भी नहीं वाला बिकॉज देयर इज अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो तीन प्रॉपर्टीज मेन है जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में भी और बोर्ड में भी बोर्ड में तो इनफैक्ट आएगा ये क्वेश्चन इस पे फर्स्ट वी कॉल एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा? क्वांटाइज्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मान लो आप में से कोई किसी स्कूल की फीस है, मंथली फीस है 3000 रुपीज। आपके स्कूल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनिमम फीस जितनी बढ़ा सकते हो बस उतनी बढ़ानी है, तो आपका स्कूल कितनी फीस बढ़ा सकता है? अगर ऑलरेडी 3000 है, मिनिमम फीस बढ़ानी है, तो मिनिमम कितनी बढ़ा सकता है? मैक्सिमम तो जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 1 रुपी 1 पैसे। बिकॉज इंडिया में पैसे होते हैं ना, 25 पैसे भी बढ़ सकते थे, 20 पैसे भी बढ़ सकती थी, 10 पैसे, 1 पैसे। पैसे से छोटा तो कुछ नहीं है इंडियन करेंसी में। यू डोंट हैव हाफ पैसे। मार्केट से सामान लेने जाते हो तो रेट जो मेंशन्ड होता है 26 रुपीज 95 पैसे। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही होता है, इट्स नॉट 0.953। तो इसका मतलब है कि करेंसी क्वांटाइज्ड है, मतलब वो एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू के मल्टीपल्स में होती है। कि इंडिया की करेंसी की कोई भी वैल्यू लोगे तो 1 पैसे के मल्टीपल में होगी। जैसे 1 रुपीज 100 पैसे, 10 रुपीज इज 1000 पैसे, 100 रुपीज 10,000 पैसे, तो वो पैसे के टर्म्स में ही है ना। तो हम कहते हैं जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज कॉल्ड इट्स क्वांटा। तो इंडियन करेंसी का क्वांटा क्या हो गया? 1 पैसे। सब कुछ इसके मल्टीपल्स में ही होगा। यू कैन नॉट हैव 1.2 पैसे। 95 पैसे के बाद अगर रेट हो सकता है तो वो 96 पैसे हो सकता है। यू कैन नॉट हैव 95.5 पैसे। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है जिनमें डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, जंप्स में वैल्यू बढ़ती हैं, एक मिनिमम वैल्यू के जंप्स में। 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, यू कैन नॉट हैव 2.3 पैसे, 2.4 पैसे। तो हर कंट्री की करेंसी क्वांटाइज्ड होती है। आपने एक और क्वांटाइज्ड क्वांटिटी 11th में पढ़ी थी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। Angular momentum of electron revolving around the nucleus is quantized, and MVR is always equal to NH by 2 pi. NH by 2 pi. Quantization का मतलब क्या है? N should always be Integer. whole number. integer. Whole number. It cannot be a rational number. इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h by 2 pi हो सकता है, 2h by 2 pi हो सकता है, 3h by 2 pi हो सकता है, 2.1 into h by 2 pi नहीं हो सकता। तो वो क्वांटाइज्ड है, वो जंप्स में बढ़ रहा है। तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है जिसकी कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं होती, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब वो जंप्स में बढ़ती हैं। तो व्हेन वी से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब चार्ज की डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। किसी भी बॉडी पे अगर मेरे को चार्ज लिखना है क्या होगा? तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनी। And quantization means n is always an integer. E जो है इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये किस पे चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19. This is charge on electron or proton. मैग्नीट्यूड यही होगा, इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव, प्रोटॉन पे इतना पॉजिटिव। तो वी आर सेइंग चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी पे चार्ज 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, -3e हो सकता है, -5e हो सकता है, बट यू कैन नॉट हैव अ चार्ज ऑफ 1.2e। ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट हैव अ चार्ज ऑफ 1/3e, यू कैन नॉट हैव अ चार्ज ऑफ 4/5e, ये वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो क्वांटाइजेशन मींस n cannot be in fractions, n cannot be a rational number. क्लियर ये पॉइंट? ऐसा क्यों? Why charge is quantized? हम कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, अभी हम इसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे आएंगे कल की क्लास में।
हम किसी भी मेथड से बॉडी को चार्ज करें, बाय कांटेक्ट, बाय इंडक्शन, बाय फ्रिक्शन, कुछ भी करते हैं, चार्जिंग का रीजन एक ही होता है, एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे ने गेन किए। अब अगर यही रीजन है कि एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, गेन कर दिया, चार्ज तो इंटीजर्स में ही ट्रांसफर होगा ना, पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, ये थोड़ी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो या तीन, ऐसे तो नहीं है 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने गेन किए तो चार्ज -2 हुई, 2 लूज किए तो +2 हुई, 3 गेन किए तो -3, 3 लूज किए तो +3। तो क्वांटाइजेशन का रीजन होता है बिकॉज चार्ज ट्रांसफर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके मल्टीपल्स में ही हो सकता है। यू कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। फ्रैक्शनल ट्रांसफर कभी नहीं पॉसिबल, पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब ये तो हो गया क्वांटाइजेशन। इसमें देखो कुछ नहीं समझ आया तो पूछो पहले, फिर मैं नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट चीज पे आता हूं। ये समझ आया सबको क्वांटाइजेशन क्या होता है? Yes. क्वांटाइजेशन का Yes. मतलब है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ ई। ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जितने गेन किए, जितने लूज किए, उससे अकॉर्डिंगली 10e, 11e, 12e, -10e, -11e, -12e चार्ज आता रहेगा, पर चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही आएगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। ये होते हैं पार्टिकल्स फ्रॉम विच हेड्रॉन्स आर मेड ऑफ। हेड्रॉन्स एक बहुत बड़ी फैमिली है पार्टिकल्स की। अभी आपने सिर्फ 2 पढ़े हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यही 2 हैं, ये आपने पढ़े हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दो तरह के क्वार्क्स की बात करेंगे हम। 6 तरह के होते हैं वैसे, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। बट हमारे को सिर्फ 2 पे ही फोकस करना है बिकॉज एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो अप क्वार्क होता है, इस पे चार्ज जो होता है, इस पे -1/3। प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 अप और 1 डाउन होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो 2 डाउन और 1 अप होता है, मतलब 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिला के प्रोटॉन बना। इस पे अगर हम चार्ज लेंगे तो अप क्वार्क पे चार्ज है +2/3, नेट चार्ज ई। इसमें 2 डाउन है, 1 अप है, नेट चार्ज 0। ठीक है। हमें जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हमने अभी क्वांटाइजेशन में कहा कि चार्ज कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, रैशनल मल्टीपल ऑफ ई। ये तो रैशनल मल्टीपल ऑफ ईज है कि 2/3 एंड -1/3। क्वांटाइजेशन सेज n कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर, यहां पे n रैशनल नंबर है। आपको क्वेश्चन आता है कि ये दोनों चीजें एक साथ ठीक क्यों है? आंसर इज, अभी तक फिजिक्स में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना जिसमें हम ये जो ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इस ग्रुप को तोड़ के इसमें से एक अप क्वार्क अलग निकाल सकें या एक डाउन क्वार्क को अलग निकाल सकें। क्वांटाइजेशन उस दिन ब्रेक करेगी जिस दिन आप एक अप क्वार्क को आइसोलेट कर दोगे कि ये मैंने अप क्वार्क अलग निकाल लिया और इस पे चार्ज +2/3 है, या ये मैंने डाउन क्वार्क अलग कर लिया, टॉप क्वार्क अलग कर लिया। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। अभी तक ये है कि ये क्वार्क्स जो है ग्रुप में रहते हैं। जैसे ये 2 एग्जांपल हो गए ग्रुप्स के, यूयूडी और डीडीयू। ये ग्रुप में रहते हैं और ग्रुप पे जो टोटल चार्ज है वो क्वांटाइज्ड है। सो आपको स्कूल एग्जाम में सिर्फ इतना आंसर लिखना आता है, ऑल्दो क्वार्क्स हैव फ्रैक्शनल चार्जेस but they don't break the quantization principle because they don't have independent existence of their own. They always exist in groups and the charge on group is quantized. Because scientists theoretically predict
कि अगर मेरे को इसको अलग करना है अप क्वार्क को या डाउन को या किसी भी और क्वार्क को, तो ये रिक्वायर एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 200 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तक जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है दैट इज 8 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च की लैब। 2 लैब्स हैं वर्ल्ड में बड़ी, फर्मी लैब टेवाट्रॉन है। टेवाट्रॉन बिकॉज ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो टेवाट्रॉन में 2 TeV का एक्सेलरेटर है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ाते हैं। बिकॉज आप लॉजिकली सोचो, अगर मेरे को देखना है प्रोटॉन के अंदर क्या है तो कैसे देख सकते हो? मैं आपको एक डब्बा दूं, मेटल का बॉक्स दे दिया मैंने आपको, उसके अंदर कुछ सामान डाल दिया, मैं आपसे पूछूं मेरे को बताओ इस डिब्बे के अंदर क्या है, तो कैसे बताओगे? सील्ड है वो, मेटल का है, मैंने उसके अंदर कुछ सामान डाल के दे दिया आपको रैंडम, और आपने बताना है उसके अंदर क्या है, तो क्या कर सकते हो? कैसे बताओगे? लाके देख सकते हैं। हिला के तो आवाज ही आएगी ना, ये कैसे पता चलेगा क्या है? तो रेस से देख सकते हैं। रेस से नहीं पता चलता, सारी चीजें रेस में नहीं आती। यार सबसे आसान तरीका क्या है? मैं आपको एक डिब्बा देता हूँ प्लास्टिक का, उसके अंदर कुछ सामान डाल के, सील्ड है वो, मैं बोलूँ इसके अंदर क्या है तो तोड़ दो उसको, यही करना है ना। मेटल का डिब्बा है, क्या है पता नहीं क्या है, तोड़ के देख लेते हैं, थोड़ा मारो टूट जाएगा, देख लेना क्या है इसके अंदर। साइंटिस्ट भी ऐसे ही सोचते हैं। प्रोटॉन के अंदर अगर मेरे को देखना है क्या है तो प्रोटॉन को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी पता चलेगा उसमें से क्या निकला। अब वो इतना छोटा पार्टिकल है, वो कम एनर्जी से टूटता नहीं है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन को एक्सेलरेट करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो ऐसे घूम के आते हैं और यहां आके टकराते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उनकी एनर्जी ऐड होती है। 1 TeV प्रोटॉन इधर से आया, 1 TeV एंटी प्रोटॉन इधर से आया, टक्कर मारी, तो अगर वो टूट गए तो पता चल जाएगा क्या है। बट थ्योरेटिकली तोड़ने के लिए 100 TeV एनर्जी चाहिए, हमारे पास अभी 4 ही है बस, टोटल 8। अब अगर तोड़ना है तो बड़ा एक्सेलरेटर बनाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं बनाते? $200 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सेलरेटर बनाना है, बना लेना, क्या दिक्कत है? बजट बिकॉज उसको तोड़ने के लिए जो खर्चा आएगा प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन को तोड़ने के लिए और क्वार्क को अलग करने के लिए, अगर मैं आपको उसको इंडिया के बजट के हिसाब से बताऊं, पूरा इंडिया मिला के जितने पैसे साल में खर्च करता है उससे रफली 10 टाइम से भी ज्यादा, अगर मेरे को ऐसा एक्सेलरेटर बनाना है तो। या कह सकते हो इतना पैसा लग जाएगा, उतने में अमेरिका 30-40 कंट्रीज से वॉर लड़ सकता है। सो इतना एक्सपेंसिव एक्सेलरेटर होता है, तो कोई कंट्री नहीं बनाती, पैसे पॉलिटिशियंस ने देने होते हैं। उनका पहला क्वेश्चन होता है बनाना ही क्यों है, क्यों बनाना चाहते हो आप, ये क्या करोगे, क्या मतलब आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाएगा? नॉर्मल, एज अ नॉर्मल सिटीजन अगर हम बात करें, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ जाना, क्वार्क मिल भी गया तो? गवर्नमेंट भी यही कहती है, क्यों ढूंढना है, क्या करोगे ढूंढ के, रहने दो ऐसे काफी है, मतलब जो मिल गया उतना ठीक है, हमें नहीं देखना इसके अंदर क्या है, हम पैसे नहीं दे रहे। साइंटिस्ट का लॉजिक क्या होता है? वो कहते हैं हमें ढूंढने दो, इसका फायदा क्या होगा वो फ्यूचर जनरेशंस ढूंढेंगी। रिसर्च तो ऐसे ही होती है। आइंस्टाइन ने 1905 में E=mc² बनाया था, उसका किसी को फायदा नहीं पता था। न्यूक्लियर रिएक्टर तो उसके 40-50 साल बाद जाके बनने शुरू हुए, तो उसने तो अपनी रिसर्च कर दी, बट अब क्योंकि महंगी होगी इसलिए गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करती इतनी ज्यादा। सर एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब भी सर वो मतलब उस टाइम में बन गए थे, पर अब काम आते हैं काफी ज्यादा। मतलब अब देखो टेक्नोलॉजी है, बट एक ट्रीटी होती है वर्ल्ड की जिसको NPT कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके कुछ रूल्स हैं। जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती हैं, कोई नई कंट्री नहीं कर सकती। उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस, किस कंट्री के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, इसको कोई UN में सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर था NPT साइन करने का, इंडिया ने की नहीं, बिकॉज इंडिया ने कहा कि हमने तो 1975 में कर लिया था, तो हम तो ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट है, हम इस पे साइन नहीं करेंगे।
तो अभी भी, बट फिर भी इंडिया जब अपने न्यूक्लियर टेस्ट करती है तो बहुत सीक्रेटली होते हैं, मतलब किसी को पता नहीं होता एक्सेप्ट वो कोर ग्रुप जो साइंटिस्ट का होता है कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। अब जहां तक बात है न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया क्यों नहीं बनाता, इंडिया थोड़ा सा डरता है इस चीज को लेके कि डैमेज हो गए तो इंडिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जब लीकेज होती है तो बहुत लोग मरते हैं। एग्जाम्पल इज रशिया का चेरनोबिल डिजास्टर, या अभी जापान में सुनामी के कारण उनका न्यूक्लियर रिएक्टर डैमेज हो गया था तो बहुत नुकसान हुआ। जापान जैसी कंट्री वो विथस्टैंड कर लेती है, इंडिया के पास वो बस की बात नहीं है, साथ में लोग इतने मर जाएंगे। अमेरिका सबको एग्जाम्पल देता है कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाते, हमने 1979 के बाद कभी नहीं बनाया, तो बाकी कंट्रीज ने क्यों बनाना है। इंडिया का लॉजिक है अमेरिका को जरूरत नहीं है, अमेरिका ऑलरेडी इतनी पावर जनरेशन कर रहा है कि उसको अगले 20 साल तक भी नया पावर जनरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई डैम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी इतने सरप्लस में जनरेट कर रहे हैं। बट इंडिया की तो अभी शॉर्टेज रहती है, इंडिया में तो अभी भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे लाइट जाती है, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती, तो हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम होती है। बट हम इस पे आते हैं वापस क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन देखो सबको समझ में आया क्वांटाइजेशन क्या होती है और क्वार्क्स क्वांटाइजेशन क्यों नहीं ब्रेक करते, ये समझ आया सबको? Yes. Yes, Q sir. is equal to any, n should be integer, n cannot be rational number, quarks पे rational multiple of E charge है, पर क्वार्क्स ब्रेक नहीं करते बिकॉज क्वार्क्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। जिस दिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे उस दिन क्वांटाइजेशन ब्रेक होगी। अभी वो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप पे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वो कोई भी ग्रुप बनाए तो ग्रुप पे चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड ही होगा। सो यू राइट दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होगी लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। राइट द सेकंड प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge. It implies that charge is a discrete physical quantity. It implies that charge is a discrete physical quantity. It implies that charge is a discrete physical quantity and it cannot have continuous values. And it cannot have continuous values. By quantization, it implies that charge on any body is always equals to Q is equal to NE is always equals to Q is equals to NE where N is an integer, and E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. E is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This is the minimum possible value of charge. This is the minimum possible value of charge. And is called the quanta of charge. Quantization implies that n cannot be a rational number or in fractions. N cannot be a rational number or in fractions. N cannot be a rational number or in fractions. इसका रीजन याद रह जाएगा क्यों? बिकॉज याद रह जाएगा मतलब जब तक आपके एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं हो जाते, फाइनल एग्जाम्स नहीं हो जाते, नहीं तो ब्रैकेट में लिख लो। रीजन फॉर नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज, ब्रैकेट में लिखना है, रीजन फॉर नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज
excess or deficiency of electrons. Excess or deficiency of electrons. And a body can only have integral number of excess or deficient electrons. A body can only have integral number of excess or deficient electrons. नेक्स्ट सब हेडिंग डाल लो इसमें क्वार्क्स. क्वार्क्स फिजिक्स में दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, हेड्रॉन्स और लैप्टॉन्स. चार्जेस की बात करें तो हेड्रॉन्स हम कहते हैं जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है. चार तरह की फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशन. तो जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है दे आर कॉल्ड हेड्रॉन्स, और जिनके बीच में वीक फोर्स होती है दे आर कॉल्ड लेप्टॉन्स. लेप्टॉन फैमिली का भी आपने एक ही मेंबर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन. और हेड्रॉन फैमिली के दो पढ़े हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. So you can write quarks. These are the particles from which all the hadrons are made of. All the hadrons are made of. For example, proton and neutron. For example, proton and neutron are made from up quark, bracket में लिख लो +2/3e. Proton and neutron are made from up quark, bracket में +2/3e. Up quark and down quark, bracket में -1/3e. Proton consists of 2 up and 1 down quark, and neutron is 2 down and 1 up quark, and neutron is 2 down and 1 up quark. Neutron is 2 down and 1 up quark. फिर ये पॉइंट लिख लो, ये वाला, इसको ऐसे ही लिख लेना, ये दोनों, इसको रहने दो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, हमने लिख लिया ऊपर, ये लिख लो. +2/3e +2/3e -1/3e. So then you write, although quarks have fractional charges, but they don't break the quantization principle. As they don't have independent existence of their own. They always exist in groups, and charge on the group is quantized. They always exist in groups, and charge on the group is quantized. Then you have another important property. Relativistic invariance of charge.
अगर मैं पहले सिर्फ इसकी बात करूं, रिलेटिविस्टिक क्या होता है इसका मतलब? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या थी? रिलेटिविस्टिक मींस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करना। मास चेंज होगा जब मतलब कंपैरेटिबल टू लाइट स्पीड पे कोई चीज ट्रेवल करेगी। मैं सब पूछ रहा हूँ Change. रिलेटिविटी होती क्या है? ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? We say it's a branch in which we study velocities comparable to light. लाइट की वेलोसिटी होती है, यहाँ तो आप उसको लिखते हो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है डीलिंग विद वेलोसिटीज इन एक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो डेली लाइफ फिजिक्स नहीं है, डेली लाइफ में कोई चीज इतनी तेज नहीं मूव करती। सैटेलाइट्स की भी बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटीज इन एक्सेस ऑफ 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो तब ये ब्रांच शुरू होती है रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस, इनवेरिएंस का मतलब नॉट वेरिएबल, जो वेरी ना करे। अब इनको कंबाइन, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। नॉर्मली आइंस्टाइन की थ्योरी में था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जैसे मास, लेंथ और टाइम, अभी मास का कोई बता भी रहा था, ये स्पीड के साथ वेरी करती है। आपने जब 11th में E = mc² ड्राइव किया था वर्क पावर में, तो आपने एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर रेस्ट मास m0 है और बॉडी की वेलोसिटी v वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या था? स्पीड के साथ मास बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, v बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर कम होगा। कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो मास बढ़ जाएगा। सो दैट वाज द थ्योरी। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। मेरे पास ये एक बॉडी, इसको अगर मैंने 10 कूलम चार्ज दिया, अब ये रेस्ट पे है, ये लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव कर रही है या किसी भी स्पीड से मूव कर रही है, इस पे चार्ज 10 कूलम ही रहना है। दैट इज अ सिंपल कंसेप्ट। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अगर वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा तो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। चार्ज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा? No. नो, No. बिकॉज ऐसे भी तो हो सकता है बॉडी रेस्ट पे है, एक रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है, तो इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से तो ये मूव कर रहा है ना। तो रेफरेंस फ्रेम आपका किसी भी वेलोसिटी से मूव करे, बॉडी पे चार्ज नहीं बदलता। कंफ्यूज वो कहां करते हैं, ये प्रॉपर्टी सब बच्चे याद रख लेते हैं। दे आस्क अबाउट स्पेसिफिक चार्ज। जब हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं वो क्यू नहीं होता, वो Q/m हो जाता है। हमने ये पढ़ा कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ेगा। स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा या कम हो जाएगा? न्यूमरेटर कम हो जाएगा। न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, चार्ज तो बदल ही नहीं रहा, मास बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी स्पेसिफिक चार्ज कम होगा। सो पेपर में ध्यान रखना वो चार्ज का पूछ रहे हैं या स्पेसिफिक चार्ज का पूछ रहे हैं। चार्ज का पूछेंगे तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। कंडीशन इज स्पीड शुड बी कंपैरेबल टू लाइट। डेली लाइफ फिजिक्स नहीं है ये, बिकॉज ना ही आपका मास ऐसे बदलता है। ये थोड़ी आप घर से एक्टिवा चला रहे हो तो मास बदल जाएगा, बिकॉज V/c की रेशियो तो नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। रिलेटिविस्टिक फॉर्मूलाज है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड इवन इफ द स्पीड इज कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? किसी को डाउट है तो पूछो। No, लिख लें sir. इसको, लिखो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। It implies that charge on a body is independent of
speed of the body even if speed is comparable to the speed of light. Even if the speed is comparable to the speed of light. That is, you can write this. Q at rest is equal to Q in motion. Charge at rest is equal to charge in motion. Charge at rest is equal to charge in motion. This is unlike mass. This is unlike mass, as according to Einstein's formula, if m naught is the rest mass, if m naught is the rest mass, then at relativistic speed, mass is given by m is equals to m naught 1 minus v square by c square. v इसमें क्या होगा? v is velocity with which object is speed moving. of the body, c is speed of light. सर एक बार रिपीट कर दो लास्ट लाइन. क्या लिखा था? The rest mass then at If m naught is rest mass of the body, then at relativistic speed v, mass is given by. Then at relativistic speed v, mass is given by m is equals to m naught upon 1 minus v square by c square. This implies that mass increases with increase in speed of the body at relativistic values. Mass increases with increase in speed of the body at relativistic values. The specific charge Q by m, the specific charge Q by m will decrease with increase in speed of the body. ये क्लियर है ना सबको? क्यों? क्योंकि Q कांस्टेंट है, मास बढ़ रहा है, तो Q by m की रेशो कम होती जाएगी. The specific charge Q by m decreases with increase in speed of the body. Q by m decreases with increase in speed of the body. Decreases with increase in speed of the body. अब अगर मैं से पूछूं, एक बॉडी को मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी भी मेथड से दिया, उसका मास बढ़ेगा कम हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन, बिकॉज हम पढ़ेंगे ना सारा चैप्टर पॉजिटिव चार्जेस के हिसाब से, बट एक्चुअल में मोशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की है. तो अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लूज किए? lose Lose. उसका मास हमेशा कम ही होना है. जिस भी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है उसका मास बढ़ना ही है. मेरे पास एक सोप बबल है, मैंने उसको नेगेटिव चार्ज दिया, उसका साइज बढ़ेगा कम हो जाएगा. और पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो क्या होगा? एक सोप बबल है, उसको मैंने नेगेटिव चार्ज दिया तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज दिया तो साइज पे इफेक्ट क्या होगा? साइज बढ़ेगा रिपल्शन की वजह से. दोनों में? यस सर. दोनों में साइज बढ़ेगा, बिकॉज जनरल कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई बॉडीज रिपेल कर रही हैं तो उनकी दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी या पास आने से? दूर जाने से. ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी है? बहुत सिंपल, मतलब डेली लाइफ से कोरिलेट किया करो. से हमारी ऑफलाइन क्लास में दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, तो उनको पास बिठाएं तो फायदा है या दूर दूर बिठाएं तो फायदा? दूर बैठे. दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट. पास बैठेंगे तो लड़ पड़ेंगे. सो जो चीजें रिपेल करती हैं वो एक दूसरे से जितना दूर जाएं उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है. और फिजिक्स का जनरल प्रिंसिपल, हर चीज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाती है. तो चार्जेस दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. इसलिए पॉजिटिव चार्ज दो या नेगेटिव चार्ज दो, मास तो पॉजिटिव में कम हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है,
बट साइज दोनों बबल्स का बढ़ेगा ही, बिकॉज दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, आज वाले लेक्चर में देखो मैं एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट होता नहीं है। हमने कहा वेलोसिटी जीरो होगी तो हम उसको रेस्ट पे मान लेंगे, स्पीड चाहे हो। इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद चार्जेस इन मोशन। फिर हमने चार्ज का एक्सपेरिमेंट किया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, ग्लास पे जो प्रॉपर्टी आई उसको नाम दे दिया पॉजिटिव चार्ज, सिल्क वाली प्रॉपर्टी को नाम दे दिया नेगेटिव चार्ज। उल्टे भी दे सकता था, वो उसकी मर्जी थी उसने क्या नाम रखे। ग्लास रिपेल करते थे, ग्लास और सिल्क अट्रैक्ट करते थे, सिल्क और सिल्क भी रिपेल करते थे, तो उसने कहा लाइक प्रॉपर्टीज हैं तो रिपेल करेंगी, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगी। क्वांटाइजेशन को पढ़ा, क्वांटाइजेशन इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज मल्टीपल ऑफ ई, ई इज कॉल्ड द क्वांटा, कि इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, 1e 2e 3 1.1e 1.2e 1.3 नहीं हो सकता। कोई ऐसी क्वांटिटी बता सकते हो जो क्वांटाइज नहीं है? मास 1 ग्राम और 2 ग्राम के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज, 1.1 ग्राम 1.11 ग्राम, तो मास का कोई क्वांटा नहीं होता। So charge is quantized because it's always transfer of electrons. Transfer of electrons हमेशा इंटीग्रल नंबर में ही हो सकते हैं. You cannot have a fractional transfer of electrons. So we say charge is quantized. And then is invariance of charge की charge is independent of the speed. आज वाले में देखो कुछ नहीं आया समझ तो. सर जैसे मास भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल मास का पर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है ना, वो भी तो किसी चीज से बना है. अभी तक हम क्या मानते हैं, हर चीज किससे बनी है? गॉड पार्टिकल. कौन सा? बताया था गॉड पार्टिकल. गॉड पार्टिकल. एंड दैट्स, वो तो गॉड पार्टिकल तो ऐसे नॉर्मल आदमी को बताने के लिए नाम रखा है, अदरवाइज इट्स कॉल्ड हिग्स बोसॉन. मिला नहीं है, ऑलमोस्ट मिल गया. मतलब ऑलमोस्ट मिल गया, इसलिए नोबेल प्राइज भी दे दिया जेलमान को, कि जर्मन साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज मिल गया बिकॉज उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली उसने एक हिग्स बोसॉन पार्टिकल प्रेडिक्ट किया था, वो हमें ऑलमोस्ट मिल चुका है. तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट मिल गया तो दे देते हैं नोबेल प्राइज. ऑलमोस्ट मिल गया का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए. क्या फ्रैक्शन ऑफ मतलब सेकंड उसको ढूंढ रहे थे बहुत बड़े डेटा में. मतलब आप सोचोगे साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, किस तरह की ये थ्योरीज होती हैं. मान लो आपके घर में एक निडल गुम हो गई, पूरा घर देख लिया, वहां नहीं मिली, वो एक ड्रॉर रह गया, तो अब डेफिनेटली उसी में ही है. तो साइंटिस्ट ने भी हिग्स बोसॉन को ऐसे ही ढूंढा, बहुत बड़ा डेटा था, उस सारे में सर्च कर लिया, वहां नहीं मिला, थोड़ा सा डेटा ढूंढना रह गया, तो वो कहते हैं इसमें तो मिल ही जाएगा, तो ऑलमोस्ट मिल गया. तो अदरवाइज अभी प्रैक्टिकली वो मिला नहीं है हिग्स बोसॉन हमें, बट अगेन नोबेल प्राइज मिल गया. इसका फायदा क्या होगा? जब हमें प्रैक्टिकली ये पता चल गया हर चीज किससे बनी है, तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा, या एज सच साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या होगा? बिकॉज ये तो भी फिजिक्स की रिसर्च है, इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस आएंगी से अनदर 30 40 50 इयर्स में. जिस भी चीज की शॉर्टेज है साइंटिस्ट वो बना के दे सकते हैं. जैसे AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए, अमेज़न पे जाओ ऑर्डर करो, कितनी बोतलें चाहिए, मतलब फैक्ट्री लगी होगी बना के दे देगी. अगर हमें ये पता चल गया हर चीज बनी किससे है. सर रीजनरेट भी कर सकते हैं, जैसे हाँ किसी का मतलब हाथ जैसे नहीं है. कोविड में लंग्स खराब हो गए, तो मतलब मार्केट में जाओ, स्पेसिफिकेशन दो, इस साइज का लंग चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, वो बन जाएगा. फैक्ट्री लग जाएगी लंग बनाने की भी. गवर्नमेंट इसको सपोर्ट क्यों नहीं करती? बिकॉज गवर्नमेंट वांट कि पीपल डाई. हर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग मरे, मतलब मरेंगे नहीं तो नए लोगों के लिए जगह कहाँ है? इंडिया में तो वैसे ही इतनी कम है. अगर मरेंगे नहीं तो दैनिक बाजार में तो एक के ऊपर एक चढ़ के जाएंगे फिर वो. सो गवर्नमेंट वांट कि 80-90 जो नॉर्मल सी एज होती है उसमें लोगों को मरना चाहिए. हमें नहीं चाहिए कि लोग 130-140 साल तक जिंदा बैठे हैं. अब अपने घर का एग्जाम्पल लो, अगर सब लोग मतलब घर में कोई किसी की डेथ ही नहीं हो रही, से 8-8 जनरेशन एक ही घर में रह रही हैं, तो उसका क्या फायदा? तो वो कहते हैं नेचुरल प्रोसेस है, साइंस को इस लेवल पे ना ले जाओ कि आप लोग को मरने ही नहीं दोगे.
ठीक है, यंग एज किसी की है, उसका इलाज कराना है, किसी की डिजीज है, इलाज कराना है, बट मरने तो अल्टीमेटली देना पड़ेगा। ये तो वर्ल्ड में जगह नहीं है लोगों के लिए। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट डजंट सपोर्ट क्लोनिंग एंड दीज काइंड्स ऑफ रिसर्च। हेड ट्रांसप्लांट पे बहुत सारी कंट्रीज ने बैन लगाया हुआ है कि अब हेड ट्रांसप्लांट नहीं करोगे किसी का भी। साइंटिस्ट वांट कि इस तरह की थ्योरीज आए कि जैसे एक ब्रेन डेड पर्सन है, एक की बॉडी काम करती है, एक का ब्रेन काम करता है, उनको ज्वाइन करके एक नई बॉडी बनाई जाए। बट गवर्नमेंट डजंट अलाउ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसको। आज वाला देख लेना, आज वाले में कुछ नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना। अब इसमें होमवर्क किस तरह से देगा वो मैं एक बार ही बता देता हूँ। ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, ऑफलाइन क्लास लगा रहे हो, असाइनमेंट सेम मिलेंगी। रफली मैं चाहता हूँ कि वीकली HC वर्मा के अलावा 50 न्यूमेरिकल्स और करने हैं हमने। तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 7 to 8 कह रहा हूँ मैं रोज के। आज तो भी कुछ है नहीं ऐसा कि मैं न्यूमेरिकल देता, 7 to 8 न्यूमेरिकल्स डेली। और ये एवरेज की आप ये कह लो कि महीने के 200, रोज के 7 अगर मैं कहता हूँ या 8 कहता हूँ। सुनने में बड़ा आसान लगता है, बट आपको भी पता है अगर आपने 200 न्यूमेरिकल रोज किए होते, महीने में किए होते, तो 11th में 2400 हो जाने थे। मतलब HC वर्मा जैसी 2-3 किताबें खत्म हो जानी थी, पर की नहीं ज्यादातर लोगों ने। सो 12th में 11 से रिलेटेड कुछ नहीं है। 11th की फिजिक्स नहीं आती अभी, उसकी टेंशन मत लो, बाद में देखेंगे। अभी 12th पे फोकस करो। एवरेज 50 न्यूमेरिकल्स की रखना तो आपकी फिजिक्स बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। फिर कोई भी एग्जाम हो, बी इट बोर्ड, कंपटीशन, कुछ भी, कुछ नहीं है। फिजिक्स ही होती है। ऐसा नहीं होता किसी की फिजिक्स अच्छी है तो बोर्ड के लिए अच्छी है, कंपटीशन के लिए खराब है। जिसकी अच्छी है उसकी हर एग्जाम में अच्छी है, खराब है तो हर एग्जाम में खराब है। तो आज वाले में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैसेज करके पूछ लेना चाहे, अदरवाइज हम कल करेंगे इसके आगे। सर HCP थ्योरी क्या होती है? क्या? सर जैसे वो प्रिंटेड में लिखी हुई थी, बिकॉज ऑल HCP थ्योरीज फाइंड द डीके इम्प्रॉबेबल। ओके, HCP थ्योरी होती है हाई एनर्जी फिजिक्स। हाई एनर्जी फिजिक्स व्हेन वी डील्स विद द एनर्जीज इन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एक लो एनर्जी फिजिक्स होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। हाई एनर्जी फिजिक्स इज वेयर द प्रॉपर्टीज बिगिंस टू चेंज, वो नई थ्योरीज आ जाती हैं सारी। तो वो दो ही जगह पे वर्ल्ड में रिसर्च होती है सिर्फ, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, दैट इज सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च, और दूसरे अमेरिका में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यहीं के साइंटिस्ट ही काम करते हैं। सेंटर ऑफ यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च में भी इंडियन साइंटिस्ट जाते हैं, मतलब चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से जाते हैं, और बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लोग जाते हैं। सिमिलरली टेवाट्रॉन की दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ और IIT मुंबई के साथ कोलैबोरेशन है। तो सब कोलैबोरेशन में काम करते हैं। लैब चाहे अमेरिका की है चाहे यूरोप की, इंडियन गवर्नमेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, बिकॉज इंडियन साइंटिस्ट ने वहाँ पे काम करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स कि उसकी लैब की खर्चे के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी अपना शेयर देती है। तो जो गवर्नमेंट जितना शेयर देगी उतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस लैब में। तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं करती है। तो इंडिया में 3 सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज कहते हैं, तो वहीं के लोग जाते हैं, फिर वो चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई बस। और सर एक क्वेश्चन आपने लिखा हुआ था, व्हाई दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सपेरिमेंट कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जलंधर टीचर एज कंपेयर्ड टू हिज काउंटरपार्ट इन मुंबई। उस पे हम कल आएंगे। दैट रिलेट्स टू मॉइस्चर बेसिकली। ओके सर। उस टॉपिक पे जब मैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, तो हम जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एक्सपेरिमेंट में भी 3rd 4th में किया होगा आपने।